हेलो एवरीवन। तो लास्ट सेशन को हम लोग कंटिन्यू करते हैं आगे, है ना। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारे पास वो द रिलेशन लेस देन इन द सेट ऑफ नेचुरल नंबर। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे एक रिलेशन दिया हुआ है और रिलेशन क्या है, लेस देन का सिंबल है ना। और ये हमारे पास जो सेट है वो सेट कौन सा है, नेचुरल नंबर का सेट है। यानी नेचुरल नंबर के सेट से हमें इस रिलेशन को चेक करना है कि ये सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव और रिफ्लेक्सिव है या नहीं, है ना। तो ये हमारे पास नेचुरल नंबर है। ठीक है, अब सिमेट्रिक का कंडीशन क्या होता है कि आपको याद होगा कि कोई रिलेशन है तो ए आर ऑफ ए, ठीक है। और रिफ्लेक्सिव रिफ्लेक्सिव की बात करें अगर हम, है ना, तो ए आर ए अगर बिलोंग टू आर होता है ना, ये रिलेशन है, तो हम क्या बोलते हैं, यहाँ पे इसको इस तरीके से लिख देते हैं, इफ ए बिलोंग टू आर, फॉर ऑल ए बिलोंग टू आर। ठीक है, और आर हमारा यहाँ पे क्या है, आर हमारा ये रिलेशन है। ठीक है, इस रिलेशन को मैं आर बोल रहा हूँ। ठीक है, फॉर ऑल ए बिलोंग टू आर, ए और ये आर जो है, ए आर ए इस रिलेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। ठीक है, क्योंकि लेस देन है, इक्वल टू का साइन नहीं, इसका मतलब क्या हो गया, ए लेस देन ए, तो ये स्टेटमेंट क्या हो गया, गलत हो गया, है ना। तो वैसे ही अगर सिमेट्रिक की बात करें तो फॉर ऑल ए बी बिलोंग टू आर, ए आर बी अगर हमें गिवन है तो हमें क्या प्रूव करना होता है, बी आर ए। ठीक है, ए आर बी मतलब क्या हो गया, ये इस रिलेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए, यानी ए लेस देन बी होना चाहिए। तो क्या हम इस रिलेशन से ये चीज प्रूव कर सकते हैं क्या, तो ये वाला पार्ट भी गलत हो जाएगा। ठीक है, ट्रांजिटिव के लिए चेक करते हैं, इफ ए बी सी बिलोंग टू आर सच दैट ए आर बी मतलब ए लेस देन बी, और बी आर सी क्या होगा, बी लेस देन सी। तो हमें क्या प्रूफ करना होता है कि ए का रिलेशन किसके साथ हो, सी के साथ हो। और इस दोनों से हम ये चीज भी प्रूफ कर सकते हैं, है ना। अगर ए लेस देन बी है और बी लेस देन सी है तो हम ये बोल सकते हैं कि ए लेस देन सी होगा। तो ये लेस देन वाला जो रिलेशन है वो सिर्फ कौन सा सेटिस्फाई करेगा, सिर्फ ट्रांजिटिव हो सकता है ना। तो बाकी दोनों वाला पार्ट नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट पे आते हैं, हमारे पास एक दो इंटीग्रेशन है और हमें उसका रेशियो निकालने के लिए बोला गया है। ठीक है, तो फर्स्ट इंटीग्रेशन देखते हैं, 0 to पाई एक्स साइन एक्स डिवाइडेड बाई 1 + कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। ठीक है, डेफिनिट इंटीग्रेशन है, और पहले भी मैंने ये चीज आपको डिस्कस की थी कि डेफिनिट इंटीग्रेशन का सबसे स्टार्टिंग पॉइंट कौन सा होता है और हमें स्टार्ट कहाँ से करना होता है, हमें इस वाले प्रॉपर्टी से स्टार्ट करना होता है। तो ये प्रॉपर्टी आपने देखा होगा, इंटीग्रेशन ए टू बी एफ एक्स डी एक्स, ये किसके होता है, ए प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स। ठीक है, तो किसी भी डेफिनिट इंटीग्रेशन जब भी क्वेश्चन आपके पास हो तो पहला स्टेप ही हमें यहीं से स्टार्ट करना है। अगर ये काम नहीं करता है तो फिर हम दूसरे मेथड पे जाते हैं। ठीक है, अगर सिमेट्रिक लिमिट हो जाता है तो हम ऑड इवन चेक कर लेते हैं, है ना। तो जैसा क्वेश्चन आएगा फिर आगे हम उसको डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे फिर से यही प्रॉपर्टी लगा रहे हैं। तो I1 को मैं फिर से क्या लिख सकता हूँ, 0 to पाई पाई माइनस एक्स साइन पाई माइनस एक्स क्या दे देगा, साइन एक्स ही दे देगा, है ना। और 1 + कॉस ऑफ पाई माइनस एक्स, माइनस होता है लेकिन क्योंकि ये स्क्वायर है तो फिर कोई फर्क वैसे भी नहीं पड़ेगा, है ना। और यहाँ पे देखो अब मैं इसको अलग अलग कर सकता हूँ, तो I1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, अब इसके बाद हमें क्या करना है, इस दोनों को ऐड कर देना है। ठीक है, ये प्रॉपर्टी जब हम अप्लाई करते हैं, ये वाला प्रॉपर्टी जब हम अप्लाई करते हैं तो इस प्रॉपर्टी के बाद जो सेकेंड स्टेप होता है, हमें इन दोनों को ऐड करना होता है। ठीक है, तो एडिशन वाला पार्ट यूज करना होता है, यानी हमारे पास ये इक्वेशन 1 आ गया और प्रॉपर्टी हमने यूज की, तो हमें पता है कि सिंबल साइन तो चेंज होने, इंटीग्रेशन की वैल्यू तो चेंज नहीं होगी, है ना। तो इसलिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे इसको अब इसको ऐड कर देते हैं। तो ऐड करोगे तो क्या आ जाएगा, 2I1, इंटीग्रेशन का लिमिट से में तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा,
ये देखो ये वाला टर्म दोनों में से कैंसिल हो जाएगा, है ना, तो टर्म सिर्फ बचेगा क्या, पाई टाइम्स साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, और अब आपको दिख रहा होगा कि ये इंटीग्रेशन इजी है। अब हम इसको कैसे करेंगे, कॉस एक्स को हम टी ले लेंगे, है कि नहीं, कॉस एक्स को अगर आप टी लोगे तो क्या आ जाएगा, माइनस साइन एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी। ठीक है, तो ऊपर वाला ये इंटीग्रेशन अब किस में कन्वर्ट हो जाएगा, तो यहाँ से हम आई वन क्या लिख सकते हैं, पाई बाई टू, और ये इंटीग्रेशन क्या बन जाएगा, डी टी बाई 1 प्लस टी स्क्वायर। ठीक है, लिमिट की बात करें तो x इक्वल टू जीरो पे हमें क्या मिलेगा, जब x की वैल्यू जीरो होगी तो t की वैल्यू हमें 1 मिलेगी, है ना, तो लोअर लिमिट हमारा 1 हो जाएगा, और अपर लिमिट क्या हो जाएगा, अपर लिमिट हमारा पाई पे ये जीरो दे देगा, तो ये जीरो हो जाएगा। ठीक है, और एक माइनस साइन इसका वाला यहाँ पे आएगा, तो इस माइनस साइन को हमें यहाँ पे लिखना है फिर से, है ना, लेकिन माइनस को अगर हम एडजस्ट करते हैं तो ये लिमिट क्या हो जाता है, रिवर्स हो जाता है, तो ये लिमिट फिर से क्या बन जाएगा, जीरो से 1 बन जाएगा, है ना, तो ये हमारा इंटीग्रेशन हो गया। ठीक है, एक और चीज यहाँ पे अगर आप ध्यान दोगे, एक और चीज अगर आप ध्यान दोगे तो ये एक्चुअली में कॉस पाई कितना हो जाएगा आपका, कॉस पाई -1 हो जाता है। ठीक है, तो ये -1 का सिंबल हो जाएगा। ठीक है, तो इस लिमिट को हम यहाँ पे नहीं करते हैं, पहले इस वाले पार्ट को देखो, यहाँ पे इसमें अगर हम फिर से सेम प्रॉपर्टी यूज करें, ठीक है, सेम प्रॉपर्टी अगर हम यूज करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, सेम प्रॉपर्टी यूज करोगे तो ये इस वाले फंक्शन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना, पाई माइनस एक्स साइन साइन एक्स ही देगा, और ये भी सेम ही रह जाएगा। तो अगर सेम ये प्रॉपर्टी यूज करने पे फंक्शन पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, और लोअर लिमिट जीरो होती है, तो अपर लिमिट को हम हाफ करके इसको 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, है ना, तो ये क्या बन जाएगा, पाई बाई टू साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स, है ना, तो हम ये चीज यहाँ पे इसको कर सकते हैं, और इसके बाद हम ये अब सब्स्टिट्यूशन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो अब वैल्यू पुट करोगे तो यहाँ से देखो 2 से 2 कैंसिल हो गया, है ना, तो आई वन को हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, पाई टाइम्स इंटीग्रेशन ऑफ, और अब देखो ये 0 से 1 बन जाएगा, डी टी बाई 1 प्लस टी स्क्वायर। ठीक है, अब वैल्यू पुट करके देखना, पाई बाई टू पे ये अपर लिमिट 0 हो जाएगा और लोअर लिमिट पे 1 हो जाएगा, माइनस साइन के कारण इंटरचेंज करके फिर से हम इसको इस तरीके से कर सकते हैं, और इस लिमिट की वैल्यू कितनी होती है, इस इंटीग्रेशन की वैल्यू tan इनवर्स टी। ठीक है, और 0 टू 1, 1 पे वैल्यू, 0 पे वैल्यू 0 हो जाएगी, और 1 पे वैल्यू कितनी दे देगी, पाई बाई 4, तो इस इंटीग्रेशन की वैल्यू कितनी होगी, पाई बाई 4, तो आई वन हमारा जो हो गया वो कितना हो गया, पाई स्क्वायर बाई 4। ठीक है, तो ये हमने इसका फर्स्ट पार्ट कंप्लीट किया। सेकेंड वाले पार्ट में देखो फिर से वही चीज है, आई टू इक्वल टू एक्स साइन टू दावर 4x। ठीक है, तब यहाँ पे आई टू सॉल्व करते हैं, आई टू इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू पाई एक्स साइन टू दावर 4x dx। ठीक है, और इसमें फिर से वही सेम प्रॉपर्टी यूज करेंगे, तो आई टू की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 टू पाई पाई माइनस एक्स साइन टू दावर 4x dx, और इसके बाद क्या करेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे फिर से, तो लिमिट तो सेम रहेगा, x वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा, पाई वाला टर्म रह जाएगा, तो ये साइन टू दावर 4x dx। ठीक है, इसके बाद इसमें फिर से सेम वही प्रॉपर्टी यूज करेंगे, तो देखो फंक्शन फिर से चेंज नहीं होगा, और लोअर लिमिट 0 है तो अपर लिमिट को हम हाफ कर सकते हैं, है ना, तो यहाँ पे ये किसके इक्वल हो जाएगा, 2i2 इक्वल टू 2 टाइम्स पाई 0 टू पाई बाई 2 साइन टू दावर 4x dx। ठीक है, तो यहाँ से 2 से 2 फिर से कैंसिल हो गया, तो ये i2 की वैल्यू यहाँ पे अब कितनी हो जाएगी, पाई टाइम्स 0 टू पाई बाई 2 साइन टू दावर 4x dx। ठीक है, और इसके बाद आपको याद होगा कि जब साइन की हायर पावर होती है तो उसका फॉर्मूला हम किस तरीके से यूज करते हैं। ठीक है, तो वो चीज आप इजीली समझ सकते हो, यहाँ पे बस सिंपल हमें फॉर्मूला यूज करना है, और वैल्यू कितनी हो जाएगी, लोअर 4 3 2 और 1, और क्योंकि 1 ऊपर में आया तो यहाँ पे ये
पाई बाई 2 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे मैं डायरेक्टली ये फॉर्मूला यूज कर रहा हूँ और कुछ भी नहीं है। ठीक है, आपको बस ये देखना है कि साइन टू द पावर 4 को कैसे इंटीग्रेट करते हैं, और ये फॉर्मूला एक्चुअली में इस टाइप के इंटीग्रेशन में यूज होता है। लिमिट बस ध्यान रहना चाहिए, और इस टाइप का ये वाला फॉर्मूला आपको ध्यान होगा। ठीक है, तो इस वाले फॉर्मूले को मैं डायरेक्टली यूज कर रहा हूँ। एन की कोई भी वैल्यू हो, इस मेथड से आप इजिली सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे देखो I2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, पाई स्क्वायर और 3 पाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 इंटू 4 16। ठीक है, और हमें दोनों का क्या निकालना है, रेशियो निकालना है, I1 बाई I2, है ना। तो अब आप I1 बाई I2 करके देखोगे तो कितना आ जाएगा, पाई स्क्वायर बाई 4 डिवाइडेड बाई 3 पाई स्क्वायर बाई 16। तो आंसर कितना आ जाएगा, I1 बाई I2 इक्वल टू पाई स्क्वायर बाई 4 बाई 3 पाई स्क्वायर बाई 16। ठीक है, इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, 4 बाई 3। ठीक है, तो यहाँ पे डेफिनेट इंटीग्रेशन की कुछ प्रॉपर्टी हमने यूज की और उसके बेसिस पे हम लोगों ने क्वेश्चन सॉल्व किया। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, टू साइड्स ऑफ ट्रायंगल आर गिवन बाय द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। ठीक है, तो यानी हमारे पास ये एक ट्रायंगल होगा, और इस ट्रायंगल के इस ये साइड हम एज्यूम कर लेते हैं ए बी सी, और इसके जो दो रूट्स हैं वो इस इक्वेशन से हमें मिल रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस 2√3x प्लस 2 इक्वल टू 0, है ना। और लेट्स से कि इसके दो रूट्स ये ए और बी हैं, तो हम क्या कर रहे हैं, ए प्लस बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2√3 सम ऑफ रूट, और प्रोडक्ट ऑफ रूट कितना हो जाएगा, ए बी इक्वल टू 2। और ये बोल रहा है कि दोनों के बीच का जो एंगल है वो पाई बाई 3 है, यानी इसके बीच का एंगल ये पाई बाई 3 है। तो हम यहाँ से कोसाइन रूल यूज कर सकते हैं, है ना। तो कोसाइन रूल अगर इस फॉर्मूले में यूज करेंगे इस एंगल के अबाउट, तो कितना हो जाएगा, कॉस पाई बाई 3 इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बाय ट्वाइस ए बी, है ना। कॉस पाई बाई 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/2। तो यहाँ से देखो 2 से 2 कैंसिल हो गया, ए बी की वैल्यू 2 हमें दिया हुआ है, तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी। ठीक है, ए बी की वैल्यू आप पुट भी कर सकते हो। यहाँ से देखो क्योंकि हमें ए प्लस बी की वैल्यू पता है, तो हमें यहाँ पे क्या करना होगा, ए और बी का, इसको हमें ए प्लस बी के स्क्वायर में कन्वर्ट करना होगा। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ट्वाइस ए बी माइनस सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी, और ए प्लस बी की वैल्यू हमें पता है, तो ये कितनी हो जाएगी, 2√3 का स्क्वायर, है ना। तो ये हो गया 2√3 का स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इक्वल टू 3, और ए बी की वैल्यू हमें 2 पता दिया हुआ है ना। तो यहाँ से देखो c की वैल्यू हम इजिली कैलकुलेट कर सकते हैं, तो c यहाँ से कितना आ जाएगा, √6। और हमसे निकालने के लिए क्या बोला है, पेरीमीटर ऑफ दिस ट्रायंगल। तो पेरीमीटर क्या होगा, a प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी हमें पता ही है ऑलरेडी, और सी हमने निकाल रखा है। तो यहाँ से आपका आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन। ठीक है, तो इस तरीके से आप ये क्वेश्चन कर पाओगे। नेक्स्ट आते हैं इस क्वेश्चन पे, एट एन इलेक्शन अ वोटर may vote for any member of candidate not greater than the number to be selected। ठीक है, there are 10 candidates and 4 are to be selected। टोटल 10 कैंडिडेट्स हैं और हमें 4 को सेलेक्ट करना है। ठीक है, और कोई भी कैंडिडेट जो है वो कितने कैंडिडेट को भी वोट कर सकता है, लेकिन जितने सेलेक्ट हो रहे हैं उससे ज्यादा वोट नहीं करना है। ठीक है, इफ ए वोटर वोट्स फॉर एटलीस्ट वन कैंडिडेट, यानी वोटर को एटलीस्ट वन को तो वोट करना ही है, देन द नंबर ऑफ वेज इन विच ही कैन वोट। ठीक है, तो अब देखो क्या टोटल 10 कैंडिडेट्स हैं और 10 में से 4 को सेलेक्ट करना है, यानी ये कितने टाइम्स वोट कर सकता है, 4 बार वोट कर सकता है। और ये 4 बार वोट कैसे कर पाएगा, या तो वो एक को वोट करें, ठीक है 10C1, या फिर वो 2 को वोट करें, या फिर वो 3 को वोट करें, या फिर वो 4 को वोट करें, है ना। तो बस हमें इसी का सम निकाल के लिखना है। ठीक है, और इसका सम कितना होगा, तो वैल्यू का कैलकुलेशन इजी है। 10C1 कितना हो जाता है 10, 10C2 कितना हो जाता है 45, 10C3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी
10c3 कैलकुलेट कर सकते हो, 10 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 7 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, तो ये कितना दे देगा 120, और 10c4 कितना हो जाएगा 210। ठीक है, सिंपल है, फैक्टोरियल का ये एनसीआर को आपको कैलकुलेट करना आता है, ये वाला फॉर्मूला हम यूज कर रहे हैं, एनसीआर इक्वल टू एन फैक्टोरियल एन माइनस आर फैक्टोरियल इंटू आर फैक्टोरियल। ठीक है, सारी वैल्यू पुट करो और इसको जब ऐड करोगे तो ये कितना आ जाएगा 385। ठीक है, तो सिंपल सा कैलकुलेशन है, बस इसमें कुछ नहीं है, तो ये क्वेश्चन आप कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं, एक और इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है। ठीक है, डेफिनेट इंटीग्रेशन है, और इस वाले पार्ट में देखो कि जो हमें इंटीग्रेशन दिया हुआ है x टू द पावर 3m प्लस एक्स टू द पावर ट्वाइस m प्लस एक्स टू द पावर m, और इसके साथ जो मल्टीप्लाइड है 2 इंटू एक्स टू द पावर ट्वाइस m, 3 इंटू एक्स टू द पावर m प्लस 6, और इसके होल टू द पावर 1/m। ठीक है, तो अगर आपको डेफिनेट इंडेफिनिट इंटीग्रेशन के क्वेश्चन करने हैं तो यहाँ पे मैंने पहले ये चीज बताई थी एक बार कि हमें उस वाले पार्ट को सब्स्टिट्यूट करना होता है जिस पार्ट से हमें प्रॉब्लम होता है। ठीक है, तो इस वाले पार्ट को आप देखो तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर एज्यूम कर लो कि ये वाला पार्ट मेरे पास नहीं होता तो इसको हम इजीली इंटीग्रेट कर पाते, है ना। लेकिन अगर ये वाला पार्ट को आप देखोगे तो यहाँ पे हमारे पास प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। ठीक है, तो हमें फाइनली ये चीज तो समझ में आ रही है कि हमें सब्स्टिट्यूट इसी को करना है ना। अब लेकिन इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे तो इसका डेरिवेटिव भी हमें बाहर बनना चाहिए कहीं पे, क्योंकि उसके साथ ये कंज्यूम होना चाहिए। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो टर्म है हमारे पास 2x टू द पावर ट्वाइस m प्लस 3x टू द पावर m प्लस 6, अगर हम इसको डिफरेंस सब्स्टिट्यूट करेंगे तो फिर हमें डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, और इसको जब डिफरेंशिएट करोगे तो हमारे पास इस टाइप का टर्म जनरेट नहीं हो रहा है। ठीक है, इस टाइप का टर्म जनरेट होने के लिए हमें क्या करना होगा कि हम इस वाले पार्ट में क्या करते हैं, अंदर में ही अगर यहाँ पे आप देखोगे तो इसी ब्रैकेट के अंदर में मैं क्या कर रहा हूँ, ब्रैकेट के अंदर में मैं x टू द पावर m से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दे रहा हूँ। ठीक है, इस पूरे ब्रैकेट के अंदर में x टू द पावर m से मल्टीप्लाई डिवाइड कर रहा हूँ, तो इससे फायदा क्या होगा, तो देखो क्या फायदा हो रहा है, बाहर वाला टर्म तो हमारे पास ये है x टू द पावर ट्वाइस m प्लस एक्स टू द पावर m इंटू अंदर वाले टर्म को देखोगे तो ये x टू द पावर m मिलके क्या दे देगा 2 इंटू एक्स टू द पावर 3m प्लस 3 इंटू एक्स टू द पावर ट्वाइस m प्लस 6 इंटू एक्स टू द पावर m, है कि नहीं, और ये 1/m बाहर dx है। नीचे वाला जो x टू द पावर m है ये इस ब्रैकेट से बाहर निकल के क्या दे देगा 1/x दे देगा, है ना, तो बाहर निकल के ये 1/x हो जाएगा, और इस x को मैं इसके साथ अगर डिवाइड कर दूं तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि सब में -1 का टर्म आएगा, और अब आपको दिख रहा है कि इसको अगर मैं t लूंगा तो मुझे बाहर में उस टाइप का डेरिवेटिव का टर्म दिख रहा है। ठीक है, तो अब सिंपली आपको करना क्या है, ब्रैकेट के अंदर वाला जो टर्म है x टू द पावर 3m 3x टू द पावर ट्वाइस m प्लस 6 इंटू एक्स टू द पावर m, इसको मैं t सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ, तो t सब्स्टिट्यूट करेंगे तो बाहर में कितना आ जाएगा 6m कॉमन आ जाएगा, देखो मल्टीप्लाई होके, और ये x टू द पावर 3m माइनस 1 एक्स टू द पावर ट्वाइस m माइनस 1, और ये x टू द पावर m माइनस 1, और ये dx इक्वल टू dt, तो ये टर्म और ये टर्म मिलके मुझे dt बाई 6m दे देगा। ठीक है, तो इस इंटीग्रेशन को मैं क्या लिख सकता हूँ, ये पूरा टर्म तो t हो गया, तो t टू द पावर 1/m डिवाइडेड बाई 6m इंटू dt, है ना, और अब ये इंटीग्रेशन इजी है, तो ये 1/6m और t टू द पावर m का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, t टू द पावर m का इंटीग्रेशन 1/m का इंटीग्रेशन, तो ये नीचे में 1/m प्लस 1 का टर्म आएगा, है ना, और ऊपर में क्या आ जाएगा t टू द पावर 1/m प्लस 1। ठीक है, और ये प्लस एक सी, इसके बाद t की वैल्यू आप पुट कर दो, और देखो ये वाला टर्म यहाँ से m से m कैंसिल हो जाएगा, तो ये कितना दे देगा 6m प्लस 1, और t की जगह पे फिर हम ये वाला टर्म पुट करेंगे, तो 2x टू द पावर 3m प्लस 3x टू द पावर ट्वाइस m
प्लस 6x⁴m होल टू द पावर 1/m प्लस 1 प्लस c। ठीक है, और ऑप्शन में भी देखोगे आपको तो इसी टाइप का कुछ कुछ टर्म हर एक पार्ट में दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन से भी आप इस चीज को चेक कर सकते थे कि मुझे किस टाइप का सब्स्टिट्यूशन करना है। ठीक है, तो यहां से आप इस टाइप से इस क्वेश्चन को कंप्लीट कर पाओगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इफ 2 times y minus a इज हार्मोनिक मीन बिटवीन दिस टू नंबर। ठीक है, तो हमारे पास दो नंबर है y माइनस एक्स 2 times y माइनस a और थर्ड है y माइनस जेड, और हमसे पूछा है कि ये तीन नंबर किस में होगा। ठीक है, तो हार्मोनिक मीन है, तो हार्मोनिक मीन को तो हम डायरेक्टली सॉल्व करते नहीं है ना, और एचपी में है तो हम इसको एपी में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो एपी में कन्वर्ट होगा तो ये क्या बन जाएगा 1/y माइनस एक्स 1/2 टाइम्स y माइनस ए और ये 1/y माइनस जेड। ठीक है, और यहाँ पे आप डायरेक्टली एपी वाला कंडीशन यूज कर सकते हो। तो एपी वाला कंडीशन क्या बोलता है कि 2 टाइम्स, और सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर यहाँ पे डायरेक्टली इस तरीके से लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, है ना, 2/2 टाइम्स y माइनस ए इक्वल टू 1/y माइनस एक्स प्लस 1/y माइनस जेड। ठीक है, एलसीएम ले लो तो ये दो टर्म तो कैंसिल हो गया, 1/y माइनस ए, एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा y माइनस एक्स इंटू वाई माइनस जेड, और ऊपर में क्या आ जाएगा y माइनस जेड प्लस y माइनस एक्स, है ना, y माइनस जेड इंटू वाई माइनस एक्स। तो ऊपर में फाइनली कितना टर्म बन रहा है, ऊपर में देखोगे तो ट्वाइस, हाँ क्या बन जाएगा, ट्वाइस y माइनस जेड माइनस ए, है कि नहीं, ऊपर में क्या आ जाएगा ट्वाइस y माइनस जेड माइनस ए। ठीक है, और हमें इस टर्म को प्रूफ करना है कि ये टर्म किस में आ रहा है। ठीक ना, एपी में है या जीपी में। ठीक है, और ये तो एक सिंपल सा कंडीशन हो गया। दूसरा कंडीशन हम डिफरेंस वाला करके देखते हैं क्योंकि इसमें थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है। तो डिफरेंस वाला मेथड जब करेंगे तो क्या आ जाएगा 1/2 टाइम्स y माइनस ए माइनस वाई बाई 1 माइनस एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/y माइनस जेड डिवाइडेड बाय 1/2 टाइम्स y माइनस ए। ठीक है, इस मेथड से एक बार करके देखते हैं। तो यहां से सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 2 टाइम्स y माइनस ए वाई माइनस एक्स, और ऊपर में क्या आ जाएगा y माइनस एक्स माइनस 2y प्लस ट्वाइस ए। ठीक है, और राइट हैंड साइड में कितना आ जाएगा 2 टाइम्स y माइनस ए वाई माइनस जेड 2y माइनस ट्वाइस ए माइनस वाई प्लस जेड। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से देखो ट्वाइस ए माइनस y माइनस एक्स डिवाइडेड बाई वाई माइनस एक्स, ये वाला दोनों टर्म कैंसिल हो जाएगा, इक्वल टू y प्लस जेड माइनस ट्वाइस ए डिवाइडेड बाई वाई माइनस जेड। ठीक है, तो ऐसा एक टर्म यहाँ पे बन रहा है। यहां से देखो इसको अगर हम थोड़ा सा एडजस्ट करने का ट्राई करें तो ऊपर में एक ए और ए के दोनों को सेपरेट सेपरेट कर देते हैं। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा x माइनस ए प्लस वाई माइनस ए। ठीक है, माइनस से ऊपर नीचे हमने एडजस्ट कर लिया, और नीचे वाला टर्म क्या बन जाएगा x माइनस ए माइनस वाई माइनस ए। ठीक है, और सेम तरीके से यहां अगर करेंगे तो y माइनस ए प्लस जेड माइनस ए डिवाइडेड बाई y माइनस ए माइनस जेड माइनस ए। ठीक है, और यहाँ पे अब आप कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो वगैरह यूज करोगे तो ये टर्म किसके इक्वल हो जाएगी x माइनस ए बाई वाई माइनस ए, और ये टर्म किसके इक्वल हो जाएगा y माइनस ए बाई जेड माइनस ए। ठीक है, और यहाँ से देखो अब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा y माइनस ए का होल स्क्वायर इक्वल टू एक्स माइनस ए इंटू जेड माइनस ए। ठीक है, और
ये यही टर्म हमें जनरेट करना था, तो ये किस टर्म में दिख रहा है हमें, जीपी में दिख रहा है ना। तो यहां से आप इस मेथड से भी क्वेश्चन को कर सकते हो, ठीक है। तो सिंपल सा हमने क्या किया, जीपी एपी एचपी था तो उसको हमने एपी में कन्वर्ट किया और उसके बाद ये कंडीशन हमने यूज की, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द नंबर ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन दैट आर अनचेंज्ड बाय स्क्वायरिंग देयर रूट्स, ठीक है। बाय स्क्वायरिंग, मान लेते हैं कि हमारे पास दो रूट्स हैं अल्फा और बीटा, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि इसको स्क्वायर करने पे भी, स्क्वायर करेंगे तो यही टर्म, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन चेंज नहीं होनी चाहिए, मतलब सम ऑफ रूट्स सेम रहना चाहिए। तो सम ऑफ रूट्स इसका कितना होगा और ये होगा, ये दोनों आपस में इक्वल होनी चाहिए, और प्रोडक्ट ऑफ रूट भी आपस में इक्वल होनी चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे एंड कंडीशन है, दोनों एक साथ होगा तभी ये पॉसिबल होगा। इस वाले पार्ट से देखो हम सॉल्व कर सकते हैं, एल्फा इंटू बीटा माइनस वन इक्वल टू जीरो। यहाँ से क्या कंडीशन आएगी, या तो एल्फा बीटा इक्वल टू जीरो होगा और एल्फा बीटा इक्वल टू वन आएगा, ठीक है। एक एक कंडीशन लेके हमें यहाँ पे चेक करना पड़ेगा। पहले वाला कंडीशन चेक करते हैं, इफ एल्फा बीटा इक्वल टू जीरो, तो दो नंबर का प्रोडक्ट जीरो है तो क्या होगा, कोई एक जीरो होना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर हम अल्फा की वैल्यू जीरो ले लेते हैं, तो अल्फा की वैल्यू जीरो होगी तो यहाँ से देखो बीटा कितना आ जाएगा, अल्फा जीरो हो गया तो बीटा इक्वल टू बीटा स्क्वायर, तो यहाँ से बीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो अल्फा इक्वल टू जीरो के लिए बीटा की वैल्यू आपके पास दो वैल्यू मिलेगी, है ना, जीरो एंड वन। और दूसरा कंडीशन ले लेते हैं, अगर अल्फा बीटा इक्वल टू वन है, इफ अल्फा बीटा इक्वल टू वन, तो अल्फा की वैल्यू हम क्या पुट कर सकते हैं, वन बाई बीटा, और बीटा की वैल्यू ले लेते हैं वन बाई अल्फा, ये इसको सेटिस्फाई करना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ से देखो ये कंडीशन कितना आ जाएगा, अल्फा प्लस वन बाई अल्फा इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस वन बाई अल्फा स्क्वायर, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो ये कितना आ जाएगा, अल्फा स्क्वायर प्लस वन, है ना। और ये देखो क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है तो इसको मैं प्लस टू माइनस टू कर दूं, यहाँ से आपको क्वाड्रेटिक दिख जाएगा, अल्फा प्लस वन बाई अल्फा का स्क्वायर माइनस टू, है ना। और यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं, अगर अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर को मैं टी ले लेता हूँ तो ये क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर माइनस टू इक्वल टू जीरो, ठीक है। और यहाँ से t की वैल्यू कितनी हो जाएगी, टी स्क्वायर माइनस टू टी प्लस टी माइनस टू इक्वल टू जीरो, टी माइनस टू, और ये t प्लस वन इक्वल टू जीरो। तो t की वैल्यू कितनी आ गई, या तो टू होगी या माइनस वन होगी, ठीक ना। और t की वैल्यू किसके इक्वल है, अल्फा प्लस वन बाई अल्फा के इक्वल, तो ये वैल्यू या तो टू के इक्वल होगी या फिर अल्फा प्लस वन बाई अल्फा की वैल्यू माइनस वन के इक्वल होगी, ठीक है। और अब इस इक्वेशन को तो हम सॉल्व कर ही सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ से जब इक्वेशन सॉल्व करोगे तो अल्फा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, अल्फा की वैल्यू वन आ जाएगी, ठीक है। इस वाले इक्वेशन से अल्फा की वैल्यू वन आ जाएगी, और इस वाले से देखोगे तो ये कॉम्प्लेक्स रूट बन रहा है, तो यहाँ से आपके पास दो रूट्स आएगा, ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। तो बीटा, तो देखो अल्फा की वैल्यू निकल गई, तो अल्फा अगर वन हो गया तो बीटा भी कितना हो जाएगा, वन हो जाएगा, है ना। तो अब रूट्स का अगर पेयर देखोगे तो अल्फा और बीटा का अगर हम पेयर बनाए, तो अगर अल्फा की वैल्यू जीरो होगी तो बीटा जीरो, एक कंडीशन ये हो सकता है, अल्फा की वैल्यू जीरो होगी तो बीटा की वैल्यू वन हो सकती है, ठीक है। और कंडीशन क्या होगा, अगर अल्फा की वैल्यू वन हो जाए तो बीटा की वैल्यू भी वन होनी पड़ेगी, ठीक है। और अगर अल्फा की वैल्यू ओमेगा हो जाए, इसमें से कोई एक हो जाए, तो दूसरा वैल्यू ओमेगा स्क्वायर बाय डिफॉल्ट हो जाए, क्योंकि दोनों एक दूसरे का इनवर्स होता है, ठीक है। अब देखो क्योंकि हमसे इसने रूट्स की बात बोला है, तो अब आप इसका ये वाला कंडीशन नहीं सोचना है हमें कि वन, अगर अल्फा बीटा की वैल्यू अगर वन ले लेंगे तो ये जीरो हो जाएगा, है ना। तो वो वाले कंडीशन पे नहीं जाना है, क्योंकि अल्फा बीटा हमें मेंशन नहीं किया हुआ था, ठीक है, ये तो हमने खुद से चूज किया है। तो डिस्टिंक्ट बोले कि इसके ऑर्डर को हमें ध्यान नहीं देना है, तो कितने टोटल पॉसिबल बन सकते हैं, चार ऐसे रूट्स पॉसिबल हैं जिसके लिए आपको
क्वाड्रेटिक इक्वेशन सेम मिलेगा, है ना। तो यहाँ पे आपको ये थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इस वाले में बोला है कि प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन है, हमारे पास 3 इंडिपेंडेंट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है, ठीक है, रैंडम एक्सपेरिमेंट। तो हमें पी का इंटरवल निकालना है। तो सबसे पहली चीज, क्योंकि ये सब इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी के टर्म्स हैं, तो प्रोबेबिलिटी हमें पता है कि 0 से 1 के बीच में लाई करती है ना। तो पहला कंडीशन हम क्या लिख सकते हैं, 1 + 3p/4 <= 0 <= 1। दूसरा कंडीशन 1 - p/4 <= 1 <= 0। और फोर्थ कंडीशन 1 - 2p/4 <= 1 <= 0, ठीक है। और दूसरी चीज म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है, तो अगर हम इसका यूनियन लेंगे तो वो भी क्या होना चाहिए, 0 से 1 के बीच में लाई करना चाहिए, है ना। तो हम क्या बोल सकते हैं, 3p सॉरी ये 3 है और ये 2 है, ठीक है। तो 1 + 3p/3 + 1 - p/4 + 1 - 2p/2, ये कंप्लीट की वैल्यू किसके इक्वल होनी चाहिए, 0 से 1 के बीच मिलाई करनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखो हमारे पास 4 इक्वेशन है, 1 2 3 4। चारों इक्वेशन के इनइक्वालिटी को आपको सॉल्व करना है और वहां से फिर आपको p की वैल्यू डिफरेंट डिफरेंट इंटरवल में कैलकुलेट करनी है, ठीक है। तो फर्स्ट वाले को देखो, बस आपको सिंपली सॉल्व करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करते जाओ और आंसर्स निकालते जाओ, है ना। तो फर्स्ट वाले पार्ट से अगर आप सॉल्व करोगे तो यहां से कितना आएगा, फर्स्ट वाले पार्ट से आ जाएगा आपका 2/3 से लेके -1/3 के बीच में। दूसरे वाले पार्ट को सॉल्व करोगे तो p का इंटरवल कितना आ जाएगा, 1 से लेके -3 के बीच में। और थर्ड वाले को सॉल्व करेंगे तो 1/2 से लेके -1/2 के बीच में। और फोर्थ वाले को अगर सॉल्व करेंगे तो फोर्थ वाला ये लास्ट वाला है, तो फोर्थ वाला जो आपका आ जाता है p की वैल्यू 13/3 = 1/3, ठीक है। तो सिंपल सा बस इनइक्वालिटी है, तो वो आप खुद से करके देखो, यही 4 आएगा। और फाइनली हमें क्या करना है, इंटरसेक्शन ऑफ 1 2 3 एंड 4, ठीक है। तो हमें इन चारों का फाइनली क्या करना है, इंटरसेक्शन निकालना है। वो चीज आपको समझ में आ रही होगी क्यों इंटरसेक्शन लेना है ना। क्योंकि ये जो हमें ऐसा पी चाहिए जो इन चारों कंडीशन को सेटिस्फाई करे, ठीक है। तो फाइनली आपको चारों का इंटरसेक्शन लेना है, और चारों का इंटरसेक्शन लोगे तो क्या आ जाएगा, 1/3 से 1/2 के बीच में, है ना। तो कौन सा ऑप्शन मैच कर जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन आपका इजीली मैच कर जाएगा, ठीक है। तो बस कैलकुलेशन है, थोड़ा सा इनइक्वालिटी वाला पार्ट, तो वो आप खुद से करके देखो, आपको सब कुछ अच्छे से क्लियर होगा और समझ भी पाओगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फंक्शन दिस, एक फंक्शन हमें दिया हुआ है f(x) = sec ऑफ log x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। और इस फंक्शन के लिए हमें बताना है कि ये ऑड होगा, इवन होगा, या ऑड इवन क्या होगा, या कांस्टेंट है ना। तो पहली चीज ऑड इवन वाले पार्ट को चेक कर लेते हैं। ऑड इवन का कंडीशन हमें पता है कि अगर हम x की जगह पे -x रिप्लेस करें और फिर से हमें सेम फंक्शन मिलता है तो ये क्या होता है, इवन फंक्शन होता है। और x की जगह -x को रिप्लेस करें और माइनस बाहर निकल के आ जाता है, ठीक है। तो ये वाला कौन सा होता है, ऑड फंक्शन होता है। तो बस यही बेसिक सा डेफिनेशन हम लोग यूज करेंगे। तो पहले x की जगह पे -x रिप्लेस करते हैं, तो x की जगह पे -x रिप्लेस होगा तो ये क्या दे देगा, sec ऑफ log ऑफ -x प्लस रूट ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। फर्स्ट थॉट में ये समझ में आ रहा होगा कि ये फंक्शन क्योंकि चेंज हो गया है तो ये नाइदर और नॉट इवन है, लेकिन हमें इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके भी देखना है, ठीक है। तो इसको अगर आप सिंप्लीफाई करोगे तो देखो रूट ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, यही टर्म है यहाँ पे, ठीक है। इसको मैं रेशनलाइज कर रहा हूँ, ठीक है। रेशनलाइज करने के लिए क्या करना होगा, इसी वाले इक्वेशन को स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 + (x) - 2 (y) - 2 (x) - 2 (y) 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 - 2 (
प्लस एक्स से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड करना है, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। ठीक है, ऊपर वाला टर्म क्या बन जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला यूज करोगे तो देखो सिंपल 1 बन जा रहा है। ठीक है, और नीचे वाला टर्म क्या हो गया, ये वाला टर्म हो गया। इस चीज को हम क्या लिख सकते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ, है ना, तो इसको यहाँ पे लिख लेते हैं। तो हमारे पास जो टर्म बच गया वो सेक ऑफ लॉग ऑफ 1 बाई स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। ठीक है, और लॉग की प्रॉपर्टी यूज करेंगे तो ये माइनस पावर में ऊपर जाएगा, है ना, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, सेक ऑफ लॉग ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स होल टू द पावर -1। ठीक है, और लॉग की प्रॉपर्टी है ये माइनस यहाँ पे मल्टीप्लाई होके आएगा, लेकिन क्योंकि सेक फंक्शन है तो सेक के अंदर में प्लस माइनस से कोई फर्क नहीं पड़ता, वो सेम ही रहता है। ठीक है, तो ये वाला पार्ट फिर से आपको क्या दे देगा, सेम वही फंक्शन फिर से दे देगा। ठीक ना, और देखो एफ ऑफ माइनस एक्स की वैल्यू किसके इक्वल आ गई, एफ एक्स के ही इक्वल आ गई। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ये कौन सा फंक्शन हो जाएगा, इवन फंक्शन हो जाएगा, है ना। तो ये चीज आप समझ सकते हो इजिली कि किस तरीके से ये वर्क कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, द इक्वेशन ऑफ बाइसेक्टर ऑफ एंगल बिटवीन द लाइन रिप्रेजेंटेड बाय दिस। ठीक है, ये एक पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, और इस पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन के का हमें क्या निकालना है, हमें एक इसका हमें एक बाइसेक्टर का इक्वेशन निकालना है। ठीक है, तो इसका इस लाइन का बाइसेक्टर होगा। ठीक है, तो इस इक्वेशन को पहले एक बार लिख लेते हैं, 2x+2 का होल स्क्वायर प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 2 वाई -2 -2 वाई -2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। ठीक है, आपको अगर याद हो कि जो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस होती है जिसको हम 2 डिग्री कर्व में रिप्रेजेंट करते हैं, है ना, तो 2 डिग्री कर्व हमारे पास किस तरीके का होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस, इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक है, तो ये एक 2 डिग्री कर्व है, ए एक्स स्क्वायर प्लस 2h(xy) प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2g(x) प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। ठीक है, ये अगर 2 डिग्री कर्व है, अगर ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को डिनोट कर रहा है, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन क्योंकि 2 डिग्री कर्व है तो 2 डिग्री कर्व इसी फॉर्मेट का भी होता है ना, तो 2 डिग्री कर्व अगर ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को डिनोट कर रहा है, ठीक है, तो इसके जो बाइसेक्टर्स होते हैं, बाइसेक्टर्स का इक्वेशन आप डायरेक्टली लिख सकते हो, बाइसेक्टर ऑफ द एंगल बिटवीन द पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, इक्वेशन 1, इसको मैं इक्वेशन 1 बोल दे रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए कि इसी टाइप के इक्वेशन का लिखना है। और इसका इक्वेशन आप डायरेक्टली लिख सकते हो, क्या होता है, एक्स माइनस एल्फा का होल स्क्वायर माइनस वाई माइनस बीटा का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए माइनस बी इक्वल टू एक्स माइनस एल्फा वाई माइनस बीटा डिवाइडेड बाई एच। ठीक है, ये सिंपल सा इक्वेशन होता है। और अल्फा बीटा यहाँ पे क्या है, अल्फा बीटा इंटरसेक्शन पॉइंट है। ठीक है, अल्फा एंड बीटा इज द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ द पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो इस पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन का हमें इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना है कि इसका इंटरसेक्शन पॉइंट क्या होगा। ठीक है, तो अगर आप इंटरसेक्शन पॉइंट इसका निकालने का ट्राई करोगे, ठीक है, तो इसका इंटरसेक्शन पॉइंट कितना हो सकता है, तो इक्वेशंस अगर आप देख पा रहे हो, ठीक है, इंटरसेक्शन पॉइंट निकालने के लिए हम क्या करते हैं, एक बार x की वैल्यू 0 करके y निकाल लेते हैं और y की वैल्यू 0 करके हम x निकालते हैं, है ना, 2 डिग्री कर्व है तो वहां पे मिल जाएगा। या नहीं तो दूसरा मेथड वो एक्चुअली में 2 डिग्री कर्व के लिए नहीं है। ठीक है, जैसे इस इक्वेशन का मुझे निकालना है तो हमें यहाँ पे a और b भी चाहिए, तो पहले हम इसको प्रॉपरली हम इसको पहले 2 डिग्री कर्व में कन्वर्ट करते हैं। तो 2 डिग्री कर्व में कैसे कन्वर्ट करोगे, तो सिंपली आप इसको स्क्वायर को ओपन कर दो, तो ये क्या हो जाएगा,
एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4x प्लस 3 इंटू कितना आ जाएगा एक्स वाई माइनस ट्वाइस एक्स प्लस ट्वाइस वाई माइनस 4, और यहाँ पे कितना आ जाएगा -2 टाइम्स वाई स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4y इक्वल टू 0, है ना। ये वाला टर्म आ गया। अब इसको ओपन कर दो तो ये कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर, है ना। मैं इस वाले फॉर्मेट में कन्वर्ट कर रहा हूँ, तो हमें जो टर्म चाहिए वो क्या क्या चाहिए, ए बी और एच का टर्म चाहिए, बाकी अल्फा बीटा हम कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। तो देखो ये कितना आ जाएगा 2x स्क्वायर, और y का कोफिशिएंट कितना होगा वाई स्क्वायर का, और एक्स वाई का देख लो, एक्स वाई कितना हो जाएगा 3, ठीक है। तो प्लस 3xy, ठीक है, प्लस 3xy, और y का कितना हो जाएगा -2y स्क्वायर, ठीक है। ट्वाइस जी एक्स कितना हो जाएगा, तो x के कोफिशिएंट को कलेक्ट कर लो, तो x का कोफिशिएंट कितना हो जाएगा, यहाँ से देखो 4 इंटू 2 8x, और यहाँ से -6x, तो +2x, है ना। तो फाइनली यहाँ पे +2x आ जाएगा। वैसे ही y के कोफिशिएंट को देखेंगे तो y यहाँ से कितना मिलेगा +6y, और यहाँ से +8y, ठीक है। तो टोटल कितना हो गया 14y, और कांस्टेंट वाले टर्म कितने हो जाएंगे, यहाँ से हमारे पास 8 है, यहाँ से हमारे पास -12 है, और यहाँ से हमारे पास -8 है, तो फाइनली -8 हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। अब 2 डिग्री कर्व है, इसका अगर आपको इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना है तो इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना काफी इजी होता है। सिंपली आपको करना क्या है, ठीक है, हम इसको पार्शियली डिफरेंशिएट करते हैं, है ना। 2 डिग्री कर्व का अगर कहाँ पे इंटरसेक्शन पॉइंट निकल रहा है तो वो निकालने के लिए हम क्या करते हैं, पार्शियल डिफरेंशिएशन यूज करते हैं, ठीक है। पार्शियल डिफरेंशिएशन में क्या होता है, इसको हमें पहले x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, y को कांस्टेंट ट्रीट करके। तो x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तो कितना आ जाएगा 4x, यहाँ पे y कांस्टेंट है, तो ये +3y, ये 0 हो जाएगा, यहाँ से हमें 2 मिल जाएगा, बाकी सारा टर्म 0 हो जाएगा। और दूसरा ये हमारे किसकी वैल्यू है d, अगर इस फंक्शन को हम f बोल देते हैं तो df/dx की वैल्यू है। वैसे ही हमें df/dy निकालनी है, तो ये 0 हो जाएगा, ये कितना दे देगा 3x, है ना, कितना देगा 3x, और यहाँ से कितना आ जाएगा -4y, और यहाँ से +14 इक्वल टू 0, दिख रहा है क्या 14 इक्वल टू 0। अब देखो इस दो लीनियर इक्वेशन हमारे पास, अब दो लीनियर इक्वेशन बन गए। इस दोनों लीनियर इक्वेशन को तो हम सॉल्व कर ही सकते हैं, है कि नहीं। इस दोनों लीनियर इक्वेशन को जब सॉल्व करोगे तो देखो सिंपल सा इक्वेशन है, बस आपको सिंपली सॉल्व करना है। तो यहाँ से जब सॉल्व करोगे तो इंटरसेक्शन पॉइंट में कोऑर्डिनेट कितना आएगा -2, ठीक है। सिंपली आपके पास ये टर्म आ जाएगा, यानी हमारे पास इस इक्वेशन के लिए अल्फा और बीटा मिल गए, ठीक है। तो हमें जब इक्वेशन लिखेंगे तो क्या होगा x माइनस अल्फा माइनस वाई माइनस बीटा का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए माइनस बी क्या होगा, तो ए क्या है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, तो एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट कितना है 2, और वाई स्क्वायर कोफिशिएंट -2, तो दोनों का सम क्या हो जाएगा 2, डिफरेंस क्या हो जाएगा 2 माइनस -2 इक्वल टू एक्स प्लस 2 इंटू वाई -2 डिवाइडेड बाई एच क्या है एक्चुअली में, तो एच देखोगे तो यहाँ पे 2xy का कोफिशिएंट है, ठीक है। तो यहाँ से जब 2xy का कोफिशिएंट निकालेंगे तो वो कितना आ जाएगा 3/2, है ना। तो ये 3/2 हो गया। अब सिंपली क्या करना, यही हमारा इक्वेशन है, किसका इक्वेशन है बाइसेक्टर का इक्वेशन है, ठीक है। ये बाइसेक्टर का इक्वेशन। अब आपको इसको सिंपली सॉल्व करना है, तो ये क्योंकि इसने ओपन करके सब कुछ लिखा हुआ है तो इसको हम ओपन कर देते हैं। ओपन कर दोगे तो आपका पूरा आंसर निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो इसको ओपन करते हैं, यहां से देखो ये 4 दे देगा, ठीक है, 4 और ये 2 मिलके ऊपर जाके 8 दे देगा, और ये 3 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, तो ये कितना होगा 3x² प्लस 4x प्लस 4 माइनस वाई स्क्वायर -4 प्लस 4y, दिख रहा है क्या, इक्वल टू 8 इंटू एक्स वाई
माइनस ट्वाइस एक्स प्लस ट्वाइस वाई माइनस 4। ठीक है, अब सिंपली इसको कलेक्ट करो तो 3x² माइनस 8xy। ठीक है, यहाँ से 3y² और x और y के कोफिशिएंट को आप इकट्ठा करते जाओ तो x का कोफिशिएंट 20x आ जाएगा, माइनस 4y प्लस 32 इक्वल टू 0। ठीक है, तो बाकी तो कैलकुलेशन है, बस आपको समझना ये है कि कैसे हम ये फॉर्मूला लिख पा रहे हैं। अगर आपने पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन सही से किया तो आपको ये चीज समझ में आएगी। और दूसरी चीज कि 2 डिग्री कर्व का इंटरसेक्शन पॉइंट कैसे निकालते हैं। ठीक है, इस वाले पार्ट में अगर कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हो, बाद में उसको हम अलग से डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही रखते हैं, आगे की क्लास में हम और भी फिर से क्वेश्चंस लेके हम इसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसके अलावा अगर आपके पास कुछ डाउट हो तो आप वो पूछ सकते हो, उसको हम लोग आगे क्लासों में इन्वॉल्व करने का ट्राई करेंगे। नहीं तो हम इसी तरीके से क्वेश्चंस डेली बेसिस पे क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो आप प्रैक्टिस करते रहो, है ना, जितना ज़्यादा हो सके, और क्वेश्चंस लगाते रहो। और जेई मेंस का एग्जाम है तो उससे अच्छे से करना है हमें। ठीक है, तो फिर मिलते हैं आगे की क्लासों में। चलो, बाय।